जी, अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम तस्लीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और अच्छा लगता है। हर एक से कहता हूँ जब कोई मेहमान आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे। काफ़ी बातें करनी थी आपसे मुझे और आपके साथ जब मैंने मीज़ान बैंक को मैंने जॉइन किया है 2010 में तकरीबन, तो पहला आप ही से मेरा बस रहा था सिलसिला, आपको याद होगा। तो इसका हमारा जो फ़ॉर्मेट है वो ये है कि हम जब भी बातें करते हैं तो पहले अपने बुज़ुर्गों से शुरू करते जी, हैं। जी। और क्योंकि हम जो कुछ भी अपने बुजुर्गों के दम से हैं, जी। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि अपने बुजुर्गों से आप सीखें जो भी हैं। तो वालिद साहब तो आपके शायद बैंकर थे और आप ही की फील्ड के थे। जी, जी, ज़रा बिल्कुल। बताएँ ना, दादा भी क्या आपके बैंकर थे? नहीं, दादा बैंकर नहीं थे। इनफैक्ट पाकिस्तान जब बना है, जी, जी। तो जो स्टोरियाँ मैंने सुनी है अपने हाँ, आबा व अजदाद से, दादा हमारे और अपनी तमाम वाहिद बेगम और औलादों के साथ माशाअल्लाह। 1947 में पाकिस्तान आए और अजमेर से ताल्लुक़ अच्छा। था इनका सबका, ये सब अजमेर में ही रहते थे। राजपूताना जी, जी, जो जी। राजस्थान का एक जी, इलाका है। और मेरे ताया जो थे उनका ताल्लुक इंडियन रेलवे से था। सही। वो सब स्टेशन हेड थे वहाँ पे। और हाँ। तो ये लोग बड़े वैसे तो बहुत स्टोरियाँ सुनी हमने जी कि हाँ, लोग जी बड़ी हाँ। तकलीफ़ों से आए पाकिस्तान और बहुत ही उनको मुश्किलात पेश आईं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ एक ब्लेसिंग ये रही कि क्योंकि उनकी जॉब ऐसी थी रेलवे की, तो वो ये लोग बड़े बहुत तरीके से ये लोग जो थे वो पाकिस्तान आ गए थे। अपने इत्मीनान से सारा सामान भी लेके आए अपने अच्छा, साथ। ताया आपके रेलवे में थे इसलिए आप लोग कंफर्टेबली वहाँ से। कंफर्टेबली यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, ताया जो दादा क्यों? थे उनका बिज़नेस था वहाँ पे कॉटन का। जी, जी, जी। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे कोई नहीं था, लेकिन एक अच्छे हाँ। मतलब जिसे कहते हैं ना मतमोल तरीके से चल रहा था सब हिसाब-किताब। एजुकेशन सबने ली थी। वैसे मेरे मज़े की बात ये है कि ये जो बहाना है अफ़साना ज़िंदगी का, तो हाँ, बड़ी-बड़ी मुझे हिजरतों के वाक़यात मिल रहे हैं। इत्तेफ़ाक से हमज़ा फ़ारूक़ी साहब जो कि दीवान ग्रुप के जो हज़रात हैं, जी, उनके वो बेटे थे, दीवान मुश्ताक के बेटे थे अच्छा। वो। और उन्होंने भी अपनी हिजरत की दास्तान दी कि उनके भी दादा जो थे वो वहाँ पे बहुत बड़े ताजिर थे। हुँ, लेकिन अभी तक जो मैंने दास्तानें सुनी हैं खुसरन जैगम रिज़वी साहब से, तो बड़े मुश्किलात में आए क्योंकि ट्रेनों पे हमले हुए थे, बिल्कुल, इलाके में हमले हुए बिल्कुल, थे। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आपकी आप। फ़ैमिली ग़ालिबन उस वक़्त हुई जबकि शायद ट्रेनों पे हमले ख़त्म हो गए थे या ट्रेनों पे हमले शुरू नहीं ये हुए थे? मुझे इतना नहीं पता इस चीज़ का, हाँ, क्योंकि लेकिन बस मुझे ये पता है कि वो टारगेट लोग की, जो हाँ, ट्रेनें ये आई थी लोग यहाँ पे। सुकून से आ गए थे, मतलब कोई हाँ, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इन शुरू लोगों में को कोई आ आने में। गई थी, उसके बाद उन्होंने लोगों ने टारगेट किया था कि जो बिल्कुल, सरकारी मुलाज़मीन जा रहे थे और बिल्कुल, असातिज़ा कराची आ रहे थे, तो उनके बिल्कुल, ट्रेनों में बहुत हमले हुए थे, तो लकीली बिल्कुल। वो आ गए। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मतलब इंसिडेंट जो है वो हमारे फैमिली के साथ नहीं हुआ, आते वक़्त पाकिस्तान, तो वो सुकून तो से आ चूँकि गए। माशाअल्लाह अच्छी फ़ैमिली थी वहाँ पे भी और ताया भी आपके मिलाप से, तो यहाँ यकीनन कोई अच्छे रहाइश वग़ैरह आप लोग की स्टार्ट हुई यहाँ पे होगी। जो रिहाइश का तरीक़ाकार था वो ये था कि आपको शायद याद होगा पाकिस्तान बनने के बाद एक पीआईबी कॉलोनी से आगे एक मॉडर्न क्वार्टर्स और जमशेद रोड का जो इलाका था वहाँ पे काफ़ी लोग आके पाकिस्तान में जो आए थे महाजरीन वो वहाँ पे रहे थे। तो दादा ने भी वहाँ पे एक मकान ले लिया था और तमाम अपनी फैमिली अपने बेटों के साथ वहाँ पे रिहाइश पज़ीर थे। फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मेरे फ़ादर वहीं से इंडिया से ही मैट्रिक करके आए थे हुँ। और फिर उन्होंने यहाँ पे आके अपनी तालीम आगे करी थी और उसके बाद उनकी फर्स्ट जॉब हुई थी स्टेट बैंक में। अच्छा। 2 साल उन्होंने स्टेट बैंक में जॉब की और फिर उसके बाद 1958 में वो तालीम मुकम्मल करने के बाद 58 में उन्होंने स्टेट बैंक छोड़ के और नेशनल बैंक जॉइन कर लिया था। अच्छा, तो एग्ज़ैक्टली। और आपकी ग़ालिबन पैदाइश मेरी उसकी, पैदाइश है 62 की। तो इसका मतलब है कि बैंकिंग आपकी जीन्स में आ चुकी थी। जी, हमने मतलब शुरू से ही देखा बैंकिंग का माहौल घर के हाँ, अंदर। हाँ। और मैं खुद भी जब छोटा था तो पापा के ऑफ़िस जाया करता था, नेशनल बैंक हेड ऑफ़िस में जी, बैठते थे जी, जी, वो। जी, जी। और तो बड़ा ज़बरदस्त लगता था कि जी बड़े-बड़े कॉरिडोर हैं और नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग है मेन हेड जी हाँ, ऑफ़िस, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो बहुत ही मतलब बड़ी बिल्डिंग होती थी उस ज़माने के अंदर, जी। अभी भी है खैर। तो एनीवेज़ तो वो रहा, उसके बाद फिर जब शादियाँ होती चली गईं बेटियों की और बेटों की, दादा के, तो वो सब लोग अपने-अपने अलग-अलग हाँ, अपना इंतज़ाम करते ज़ाहिर है, चले गए। फैमिली जब बड़ी होती है, एग्ज़ैक्टली एक्सटेंडेड बिल्कुल, फैमिली बहनों आती की हैं। जी सबकी हाँ, शादियाँ हो गई, मेरी फूफियों की यानी कि। हाँ, हाँ, और फिर कुछ फूफियों की शादी तो इंडिया में ही हो गई थी। सही। 2 फूफियों की शादी तो बाद में फिर वो पाकिस्तान आने के बाद हुई हैं। और मेरी जो तालीम है शुरू में मतलब हम लोग 8 बहन-भाई हैं माशाल्लाह हाँ, और मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं हूँ, मेरे बाद 4 बहनें हैं और फिर मेरे 2 भाई और 1 बहन।
तो 8 बहन भाइयों की हमारी फैमिली थी। मेरी वालदा का ताल्लुक भी राजपुताना मतलब राजस्थान से ही है। जी। उनकी फैमिली जयपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। अच्छा। हाँ हाँ, जयपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी और ये लोग आए थे साल में पानी कहाँ से आएंगे फिर तो ये? टुकड़ियों में आए थे। अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। नहीं, मतलब ट्रेन से ही आए थे। मोनोभाव के रास्ते नहीं आएंगे? ये मोना भाव के रास्ते था, लेकिन ये हाँ वो था मतलब ट्रेन का ही रास्ता था। हाँ, तो सही है। एक हाँ तो ट्रेन आती थी लाहौर से, एक यहाँ चलती थी मोनाभाव से हाँ जो जी, मोना राजस्थान की भाव तरफ। से जी बिल्कुल, जी ये जी। राजस्थान से रास्ता जो आया था सही है, यहीं का। सही है। जी जी। तो फिर ये 60 में मेरी वालदा और वालदैन की मतलब शादी जी हुई जी है। जी जी। और तालीम मेरी शुरू की जो रही वो एक प्राइवेट स्कूल था, फेडरल बी एरिया के अंदर ही हमारी रिहाइश थी। और सही। वहाँ पर एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया 1976 के अंदर। जी। 1976 में मैट्रिक किया और फिर उसके इसका बाद मतलब ये है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए तालीम भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आदमी कोई ग्रामर स्कूल में पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। हाँ, देखिए मतलब तालीम मैंने तो एक बात नोट की है तस्नीम भाई के मेरे साथ मेरी मतलब 41 ईयर्स की मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री में मेरी जॉब रही है, जी जी 41 साल। और मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी थे, बहुत शानदार उनकी तालीम भी थी। और लेकिन उनकी सक्सेस का ताल्लुक जो है ना वो मेरे ख्याल में सिर्फ 100% तालीम से नहीं होता। एग्जैक्टली, जाहिर है। ये स्कूल स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, हाँ दोनों फर्क है। एग्जैक्टली, इसमें जो है ना वो कई ऐसे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपके साथ उसको सपोर्ट करते हैं आपकी करियर के लिए, आपकी प्लानिंग के हम्म। लिए। एंड ऑफ द डे जो मैंने अभी तक जो नतीजा निकाला है इस चीज़ का कि ये सब चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी है, इसके ये अलावा चीजें मैं कोई बार। कोई जी। दूसरी चीज़ है ही है ही नहीं। नहीं। अल्लाह एक की जुमला मेहरबानी अक्सर है और खुलूस के साथ मेहनत बिल्कुल, है। एक जुमला अक्सर बेशतर मैं सुनता हूँ, बल्कि सुनता आ रहा हूँ बहुत अरसे दराज से, जिस पे मुझे हमेशा से इख्तलाफ रहा है। वो जुमला है, वो लफ्ज़ है सेल्फ मेड। जी 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 जी। आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज ये शिरकिया जुमला ये काफी लोग कह चुके हैं, मैं भी जुमला पहले कि बोलता था। हाँ कि मतलब भी ये आदमी जो जो है जुमला अल्लाह है का। हाँ हाँ। कि जी सेल्फ मेड इंसान, अक्सर बेशतर हम सुनते हैं ना कि यार हाँ, ये ये नहीं सेल्फ मेड कॉमन, आदमी ये है या बिल्कुल सेल्फ ये मेड खातून है। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, गॉड आप मेड हो है ही नहीं सारे। सकते। जी। आप सेल्फ मेड, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप अगली सांस ले सकें। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह के खेल जो है ना वो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर वो मैंने कई ऐसे तजुर्बात हुए मेरे साथ हम्म। जिसने मेरे इस बिलीफ को और फर्म कर दिया है कि भाई जो कुछ भी होना है ना बस वो अल्लाह ताला ही करेंगे और बिल्कुल बाकी बिल्कुल किसी बिल्कुल। दूसरी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के अंदर। मुझे वो हसन बिलगामी साहब ने इंटरव्यू में जुमला कहा था, बड़ा पसंद आया था कि इंसान का काम है सिर्फ मेहनत करना, नताइज का मुकल्लिफ वो नहीं है। बिल्कुल सही बात। और तो अल्लाह ताला ने उनकी। ये चीज़ तो हर चीज़ को दिखा दी ना, जी मतलब जी आपने बिल्कुल आप देखें इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शख्सियत जो आई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई बिल्कुल। है, द मोस्ट, है ना। बाकी सब अंबिया भी थे हम्म। और दूसरे तमाम औलिया अल्लाह वगैरह जो भी थे सब लोग थे, लेकिन सबसे बेहतरीन शख्सियत जो अल्लाह ताला ने दुनिया में दी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी अगर आप देखें ना, अच्छा ये जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ गुजरी उसके अंदर मैं कई दफ़ा ऐसे सेशन से गुजरा हूँ जहाँ पे बड़े-बड़े जो स्पीकर्स थे, लेक्चरर्स थे, वो बाहर से पढ़े हुए वो आए। जी बिल्कुल। आप उनकी बातें बैठ के गौर से सुने ना तो उसके अंदर जो जिस निकलेगी ना वो वही बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एग्जैक्टली। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जी जी। कोई एक नई चीज़ आपको वहाँ से नज़र नहीं आएगी जो कि आपको रसूलुल्लाह की तालीमात से ना मिलती हो और जी उसने जी। बताई हो। अच्छा, सच्ची बात है, जो प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर जो उसके माल बना रहे हैं, मेरी उनके बारे में कुछ और राय है। लेकिन हम पहले आते हैं आपकी स्कूलिंग के ऊपर। स्कूल में हाँ, आप कैसे तालिब इल्म थे? बहुत एवरेज। मैं मतलब पढ़ाई तो थी वो मेरा लीस्ट कंसर्न होता था। यकीन करें आप, मतलब हालाँकि मैं सबसे बड़ा था अपने बहन-भाइयों में और मेरी पिटाई भी सबसे ज़्यादा होती थी। अच्छा। हमारी अम्मी को, मरहूमा को 2 चीज़ों से शदीद नफ़रत थी, वो थी मगरिब के बाद बाहर रहना सही। और दोपहर में बाहर निकलना। अच्छा। और ये दोनों ही काम हम करते थे। तो क्योंकि मैंने खेल तो सारे खेले, जी जी। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये वो सब कुछ, लेकिन जो ज़्यादा दिल लगा और जो ज़्यादा सीरियसली खेला वो क्रिकेट खेला सही। और बहुत खेला, रच हम्म। के खेला जिसे कहते हैं ना, कि मतलब कि मेरा बस ही चलता था कि मैं हर वक़्त क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़ा रहूँ और वहाँ पे मैं करूँ। तो स्कूल होता था सुबह का
स्कूल से आते थे, फिर जब तक छोटी क्लासेस में थे 7वीं 8वीं तक तो मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती थी, बहुत ज़्यादा, दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते थे, और मगरिब के बाद बाहर तो बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं थी कि मगरिब के बाद बाहर रहने की। लेकिन जब 8वीं मतलब 9वीं 10वीं क्लास में या फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में आया, तो वो खैर थोड़ी सी पाबंदियाँ रिलैक्स भी हो गई थी। और क्रिकेट का मैंने बहुत शौक था मुझे, मेरे पास जब कुछ नहीं होता था करने के लिए तो मैं पढ़ने बैठता था। आपकी इस बात से मुझे बड़ा हौसला हुआ, और ये मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप स्कूल लाइफ में एक एवरेज थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सही बात है। और इवन मैं तो कहता हूँ कॉलेज लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए प्रॉपर्ली, और आपको स्ट्रीट स्मार्ट यकीन होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं, ख़ुसूसन अपने बच्चों के बारे में, कि यार वो ग्रेड नहीं ला पाया, तो ग्रेड ना ला पाया ज़िंदगी ख़त्म नहीं आती है, सही बात। ज़िंदगी उसके बाद भी शुरू भाई होती है। मैट्रिक में मेरी सेकंड डिवीज़न आई थी, सही। और मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि जी सेकंड इसमें डिवीज़न में कमाल मैट्रिक। कुछ क्या आपके असातिज़ा का भी था? उतनी टीचर्स तो हमारे प्राइवेट स्कूल था हमारा, मतलब वो जी। जो था एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, उसके अंदर जो टीचर्स थे हमारे मैथमेटिक्स के, आज तक मुझे याद है सर आदम, उनकी पिटाई भी याद है कि वो झुका के और कमर पे जो है ना वो एक हाथ ऐसे मारते थे कि वो सांस जो थी ना थोड़ी देर के लिए वो अंदर की अंदर रह जाती थी और बाहर वाली बाहर रह जाती थी। तो वो थे, प्लस इंग्लिश की टीचर्स थी हमारी, उर्दू की, प्लस इस्लामियात की। और उस ज़माने में टीचर्स को अपने प्रोफ़ेशन से बड़ा मोहब्बत भी थी, लगाव भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अब तो वो जो कमर्शियलिज़्म है इससे ना भी आ बड़े गई है। एहतमाम से पढ़ाने आते थे। जी, जी। मतलब वो लिटरली सीरियस लेते थे चीज़ों को, और फिर बाद में भी वो पूछते थे क्लास के बाद भी कि जी क्या है, क्या ट्यूशन पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैट्रिक तक मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि न शायद मैं मैट्रिक ना कर पाता। अपनी क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट में था। अगर मेरे असातिज़ा ऐसे ना होते जिन्होंने मुझसे ट्यूशन लिए बगैर बिल्कुल, एक्स्ट्रा आवर्स में स्कूल में पढ़ाया, बिल्कुल। घर बुला के पढ़ाया, हाँ, सिर्फ़ एक जज़्बा था, साडा मुंडा, सही ये क्यों बात फ़ेल है। हो जाए। बिल्कुल तो सही बात। वो उनका असातिज़ा का एहसान था कि मैंने भी आपकी तरह से सेकंड ईयर मैट्रिक कर लिया था, वरना मुझे यकीन था कि मैं मैट्रिक पास नहीं कर पाऊँगा, जितना मैं नालायक था, ये मालूम है। सही बात है। तो वो फिर उसके बाद हमारे जब मैट्रिक हो गया तो कॉलेज में दाखिले का हुआ कि जी कॉलेज में दाखिला करना हैगा, और अब ये 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने मैट्रिक किया, अगस्त 1976 में मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था। हुँ। और हमारे पड़ोस में 2 असातिज़ा रहते थे। राइट हैंड पे जो थे वो डीजे कॉलेज के उर्दू के प्रोफ़ेसर थे, शरफ़ुद्दीन साहब, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के डीजे कॉलेज के अंदर, वो रहते थे, और लेफ्ट साइड पे हमारे उल्टे हाथ की तरफ जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे बायोलॉजी के, वो रहते थे गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो नमाज़ वहाँ पे जो तरीक़ेकार होता था मोहल्लेदारी के अंदर, हाँ, 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 इशा हाँ। की नमाज़ में सब लोग जी, जी। जाते थे, अब्बे जी भी जो होते थे मेरे, वो प्रोफ़ेसर हाँ, हज़रात भी होते हाँ। थे। तो उन्होंने अब्बा जी ने ज़िक्र किया उनसे कि अदी अरशद साहब पास हो गए इत्तेफ़ाक से मैट्रिक में, तो अब इनका दाखिला कराना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, मैं दाखिला अपने कॉलेज में करा दूँगा। तो नाज़िमाबाद गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में मेरा दाखिला अच्छा। हुआ। जी, जी। तो वहाँ से मैंने वैसे ही उसी तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए जिस तरह से मैंने मैट्रिक किया था जी। अपने, अच्छा भाई, इस ज़माने में सिलेबस के अलावा गैर निसाबी किताबों से आपका कितना शौक रहा? स्कूल में और कॉलेज में? बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मतलब हमारे घर में पढ़ने का रवाज जो था वो ज़्यादा, अम्मी भी हमारी मतलब काफ़ी लिखना तो खैर नहीं कहूँगा मैं, पढ़ने का रिसाले वगैरह जितने भी थे, अखबार आता था रेगुलरली, हाँ। तो ये सब चीज़ें मेरे पास। अच्छा मैं जुम्मे की नमाज़ ना बड़े एहतिमाम से पढ़ता था, हमेशा से ही पढ़ता हूँ, अच्छा। मतलब आज तक भी। मतलब आप 8 के नमाज़ी थे उस ज़माने में? हैं? हाँ, मतलब उस हाँ, ज़माने में 8 के बहुत नमाज़ी? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब जब खैर इसमें भी बड़े-बड़े वाक़ये हुए हैं, नमाज़ पे भी आपको सुनाऊँगा एक अच्छा-सा वाक़या। तो वो जुम्मे की नमाज़ में जो तकरीरें होती थी ना, वो मेरे पास मेरे उर्दू में मैट्रिक में 92 मार्क्स आए थे 100 में से। हैं? हाँ, उर्दू में इतना बुरा वक़्त आ गया था? इस्लामियात पे, हैं? इस्लामियात में। हाँ, वो ठीक है। इस्लामियात में 100 में से 92, हाईएस्ट इन द एरिया। अच्छा, माशाअल्लाह। और वो सिर्फ़ उसका रीज़न वही था कि जो मैं सुनता था, जी, जो वो घर फिर का मैंने, माहौल था हाँ, एक जैसे। एग्ज़ैक्टली वो लिखता वही लिखा के मैं आ गया वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, और वो और मेरे ख़्याल में सेकंड डिवीज़न जो जो उसमें गुड बड़ा सेकंड हाथ डिवीज़न हुई ना, उस वजह से। वो लोअर सेकंड डिवीज़न से गुड सेकंड डिवीज़न जो बनी वो जी, उसी जी, इस्लामियात की वजह से इस्लामियात बनी। की वजह से। तो वरना तो इस्लाम का आपको वो बड़ा वरना तो एहसान है। वरना तो लोअर सेकंड डिवीज़न होती वो।
हाँ। खैर एनीवे, कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर इंटरमीडिएट के बाद कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे जो सब्जेक्ट्स रहे वो साइंस रहा। मैं इंटर भी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया एडवांस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर। हालांकि पढ़ने का इतना शौक नहीं था, लेकिन ले लिया एडवांस मैथमेटिक्स। तो जरा चौदह तबक रोशन हो गए कराची यूनिवर्सिटी जाके कि यार ये तो मतलब कोई बहुत बड़ा हमने जो है ना स्टैटिस्टिक्स भी लिया आपने? वहाँ पे सब्जेक्ट की जो सीक्वेंस होती है ना बीएससी के लिए, वो ये होती थी उस जमाने के अंदर कि जी फिजिक्स, मैथमेटिक्स एडवांस और स्टैटिस्टिक्स, ये मेजर होते थे आपके। बाकी उर्दू और इंग्लिश जो थे वो आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट होते थे। वो आपने पढ़ने मतलब एग्जाम्स उनके देने होते थे, आप जहन आपका उसी तरफ था। हाँ एग्जैक्टली। मैथमेटिक्स का मुझे मतलब था काफी। तो 1982 दिसंबर में मेरा रिजल्ट आया बीएससी का, और मैंने बीएससी भी सेकंड डिवीजन के अंदर पास हुई। ठीक। और 1983 में मेरे अम्मी के फर्स्ट कजन थे। ही वाज इन अ सीनियर पोजीशन इन अ यूरोपियन एशियन बैंक। तो मेरी अम्मी ने उनसे जिक्र किया, तो उनके पास कुछ जॉब्स थी, और उन्होंने उसमें मेरी एंट्री करा दी एज अ उस ज़माने के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी का कॉन्सेप्ट होता था। ये वो ज़माना था 1983, 1 जनवरी 1983 वाज माय फर्स्ट डे इन यूरोपियन एशियन बैंक। इट इज़ अ जर्मन बैंक। सही। उस ज़माने में बीसीसीआई का बड़ा बहुत उरूज था बीसीसीआई का। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी शौक हुआ? नेवर एवर, नेवर एवर। कभी यूनिवर्सिटी में भी खाली यूनियन का ज़माना खत्म हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैंने मतलब जो मेजर मेरा वो रहा एक्टिविटी रही वो क्रिकेट की मेजर, माइनर पढ़ाई थी। पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा था? बहुत से रहे, हर हर हफ्ते एक नया खिलाड़ी पसंदीदा हो जाता था उस जमाने के अंदर। अगर 3 खिलाड़ियों के नाम पूछूं? भाई उस जमाने के अंदर हमारे पास जावेद मियांदाद के बेहतरीन खिलाड़ी क्लास था। मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बाबर बशारत थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। मजे की बात ये है कि मुझे भी क्रिकेट से थोड़ा बहुत शौक हुआ कभी, वो जावेद मियांदाद की वजह से। बिल्कुल, और वो एक बॉन्ड प्लेयर था। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाकई लड़कों के साथ बहुत ज्यादतियाँ। हमारे जब मैं स्कूल जाया करते थे ना, तो हमारे साथ हमारे मोहल्ले में ही लड़का होता था, वो पीआईए कोर्ट्स में, पीआईए की जो इनिशियल जो क्रिकेट टीम होती थी ना उस जमाने में, उसमें उसकी एंट्री हो गई थी। तो वो हम बैग लेके अपना स्कूल जाया करते थे, और ये अपना बल्ला पकड़ के जा रहा होता था। तो मैं बड़े रश की निगाह से दिखता था उसको। मैंने कहा यार हम स्कूल जा रहे हैं और ये क्रिकेट खेलने जा रहा है। और बट डाउन द रोड आई बिलीव कि वो लड़के बहुत से बेचारे जाने की कोशिश करते हैं आगे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। और फिर उसके बाद उनके जब ड्रीम्स टूटते हैं और वो जो खुद टूटते हैं वो, तो वो फिर जिंदगी उनकी बहुत टफ हो जाती है। जेदा दिल टूट जाए, जेदी गल मुक जाए, वो जाने। तो क्रिकेट के शौक से ही मैं, अच्छा हमारे अब्बा जी को अल्लाह बख्शे, उनको क्रिकेट को वो समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। सही। और मैं क्रिकेट का अपना। और अम्मी के तो आपने बता ही दिया, जो हाथ चलते थे। अम्मी तो हाँ, अम्मी मैंने कहा भाई और भी तो बच्चे हैं, उनको तो मारा करने नहीं, तुम्हें मारूंगी ना वो सीधे रहेंगे। तो जो है वो पिटाई अम्मी करती थी हमारी। अब्बा जी ने कभी पिटाई नहीं करी जिंदगी में, नेवर एवर। वाज अ वेरी हम्बल एंड मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ और इस तरह की चीजें थी। हमारी अम्मी सख्त थी, उन्होंने सख्ती रखी थी बच्चों पे भी और उन पे। तो जिन अदीबों को पढ़ा आपने उस दौर में, कोई खास अदीब जो आपको, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉलेज लाइफ जब नई नई फैंटेसी होती है? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कोई इतना सीरियसली कॉलेज लाइफ वगैरह के अंदर इतना नहीं पढ़ा था। अच्छा। मैंने सही मायने में जो पढ़ना शुरू किया मुश्ताक अहमद यूसुफी को, वो जब मैं जॉब पे था। मेरे ख्याल है मुश्ताक यूसुफी की किताब ज़रगुज़श्त को, कम से कम ज़रगुज़श्त को तो तमाम बैंकिंग एकेडमीज में उसको सिलेबस में डालना चाहिए, ताकि लोग उसको पढ़ें। बहुत ही शानदार किताब लिखी है। और मेरे कहते हैं मतलब उनको आप जब भी पढ़ेंगे, उनकी 4 किताबें 5 किताबें जो आई हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की, अपने ऊपर हंसाने का फन बिल्कुल अगर किसी ने सही मायनों में लिखा है ना, जी, तो वो मुश्ताक मुश्ताक साहब है। साहब। तो उनका वो मुश्ताक यूसुफी साहब ने जितना भी लिखा ना, उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि जितना उन्होंने लिखा उससे ज्यादा लोगों ने उनका नाम डाल दिया। हाँ, ये बात भी सही है। अब तो आजकल तो पता नहीं एक नई रीत निकल आई है, जब भी कोई भी किसी चीज को लगा देंगे जी मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा है, या
अनवर मकसूद के नाम से या मुख्तलिफ लोगों के अब नाम तो से। हज़रत अली और हदीस तक तो लोग डालते थे अपनी बातों को। अल्लाह ताला रहम करे, मतलब ये अच्छा, हमें तो आपका अदब अंदाजा। का शौक जो आपके इसमें आया है, स्कूल क्रिकेट कॉलेज में इतना वो नहीं था। नहीं था। स्कूल कॉलेज में तो मैं मतलब सिर्फ अपनी कोई ऐसा दोस्त स्कूल का जो आपका आज तक बाकी हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तक हैं भी। और हमारी बाकायदा डिनर्स होते हैं, हम बाकायदा अच्छा, मिलते स्कूल हैं के ज़माने पुराने। के? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल हैंगे स्कूल के ज़माने के और कॉलेज के ज़माने के, और वो सब अभी भी एक ग्रुप जो है हमारा मौजूद है। अभी क्रिकेट का जो मैं बता रहा था, उसमें एक दिलचस्प वाकया जो था, जिसने बताया था आपको कि अब्बा जी हमारे इतना पसंद नहीं करते थे क्रिकेट खेलना मेरा। वो कहते थे तुम पता नहीं अरशद दुनिया में क्या करोगे, मतलब ना तुम्हें कोई पढ़ने का बहुत शौक, मायूस किया ना आपने अपने तुम्हें कोई वालिद को। पढ़ने का शौक है, ना तुम मतलब हालाँकि कोई आपने वही किया जो आपके बाप ने किया। तो उन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन देखी, आपने हाँ डॉक्यूमेंटेशन देखी। एग्जैक्टली। अच्छा एक दफा ये जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे ना, मतलब बहुत मैंने मतलब काफी मैं मशहूर था अपने इलाके में ना, अच्छा, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग मुझे बाकायदा बुला के ले जाते थे खेलने के मतलब लिए। घरों की चीज़ें तोड़ के भागते थे क्या आप? नहीं नहीं नहीं, वही तक हमारे जमाने में ग्राउंड होते थे सर, हाँ, हाँ, ये बात सही बड़े है। बड़े ग्राउंड थे। जी, जी। स्पेशली ये जो जिना ग्राउंड है हाँ। फेडरल बी एरिया के अंदर, जो अल्ताफ हुसैन की तरफ से मशहूर हुआ है जी, 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 वहाँ जी। पे 3 पिचेस थी क्रिकेट की, और बहुत अच्छी अच्छी टीमें वहाँ खेला करती जी, थी। जी। संगम का ग्राउंड था फेडरल बी एरिया में, जहाँ पे कि बहुत बड़े हर बड़े। इलाके में ग्राउंड थे, वो तो बाद एग्जैक्टली में बिल्कुल, बाद में ये सब चाइना जो कटिंग ने सारे बिल्कुल खत्म कर बिल्कुल। दिया। तो रमजान में एक टूर्नामेंट, रमजान में तो नहीं था टूर्नामेंट, वो रमजान से पहले था। हुँ। उसका फाइनल जो आया वो रमजान में आ गया। अच्छा। अच्छा, अब रमजान में गर्मी बहुत दोपहर में, तो हाँ, कैसे हाँ। होगी, तो उन्होंने कहा जी आप इसको रखा जाएगा रात को, हाँ। फाइनल को। तो रात को फाइनल होगा, और हम फाइनल में थे, और रमजान के दिन मैंने कहा ये तो बड़ा मसले हो गए, तो मतलब खैर जी रात को मैंने अम्मी से कहा, मैं अम्मी मैं रात को मैच खेलने जाऊंगा। और मैं अम्मी कहने लगी, अच्छा अब्बा जी जो थे हमारे, वो रमज़ान में वो जिस तरह से वाकई लोग हाँ, अपनी हाँ। रुझानात चेंज कर देते हैं, थोड़े से मजीद सख्त जी, हो जी, जी, जाते हैं, जी। वो अब्बा जी भी रात के 3 बजे उठा करते थे अपने तहज्जुद के तहज्जुद के लिए लिए, और जी। दूसरी अपने इबादत वगैरह के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं 3 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। हाँ। अच्छा, उस जमाने में ये डर खौफ वाली कहानियां नहीं नहीं, नहीं, होती वो थी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कि नहीं था। जनाब कुछ हो जाएगा, कोई लूट जाएंगे, कोई उठा के हाँ। ले जाएगा, बहुत ही मतलब जी हाँ। पुरसुकून माहौल था। तो ये ख्याल नहीं आता था लोगों को कि जी ये बच्चा जा रहा है, जैसे आजकल के दौर में होता है हुँ, कि जी हुँ। जा रहा है बच्चा और क्या होगा। खैर एनीवे, तो वो मैच हमारा हुआ शाम को, मगरिब के बाद शुरू हुआ था, मगरिब के बाद या इशा के बाद, और वो फिर हम फाइनल जीत गए। और उस खुशी में जो है ना, वो जन लस्सी पीने चलते हैं, और लस्सी वस्सी पी और ये वो कर करा के जब वापस घर की तरफ पहुंचा हूँ, तो 3 बज चुके थे मेरे ख्याल में शायद। पैंटी लगी कि नहीं हाँ, लगी? मैंने कहा ये आज तो मारे गए। खैर अच्छा, दरवाजे सब बंद थे, हाँ। फांद के हम, जैसे ही मैं फांद के अपने घर की दीवार नीचे उतरा हूँ, हाँ। और मैं खड़ा हुआ हूँ, सामने बजी खड़े। वो पानी खत्म हो गया जी, था, जी, तो जी, जी, मशीन जी। चलाने बाहर आए थे हमारी गैलरी के अंदर। पहले तो डर गए होंगे कि चोर तो कूदा है। वो कहने लगे, कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? मैंने कहा पापा वो आज क्रिकेट का फाइनल था। कहने लगे, कौन लोग हैं जो ये लोग रमजान के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं? ये आप ये देखें कि अब्बा जी आए हैं, फिर उधर उन्होंने पानी की मोटर चलाई है, और वो अंदर गए, इतनी देर में मैं चेंज करके बगैर वजू किए नमाज बिछा के मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि इस वक्त बचने का सिर्फ यही एक तरीका है अपने आप को मेरा ख्याल है आपने शुक्राने की नमाज पढ़ी कि अब्बा जी ने देखा, अम्मा ने नहीं देखा हाँ, फिर। तो ये वाकया अभी तक मुझे आज तक हाँ। याद है, जो ये हरकत हुई थी। अच्छे मतलब तो किस मौके पे उन्होंने कोई शॉटिंग नहीं की, कोई नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, वो मैंने कहा ना, वो उनकी तबीयत में नहीं था ये चीजें अभी, हाँ, वो इस तरह की तो चीजें लकीली करने आप की। हाँ अप एग्जैक्टली, अपने अम्मी होती हैं तो फिर हाँ, तो शुक्राने की बेफिक्र हो नमाज थी, जाती है। बाकी हाँ अम्मी नहीं थी, वो एग्जैक्टली भी है। बिल्कुल। 1983 में मेरी जॉब शुरू हो गई वहाँ हुँ, पे। अब्बा जी जिंदा थे उस वक्त, अपने नेशनल बैंक में थे वो। हुँ। और 1983 के एंड तक ही अब्बा जी की तबीयत जो थी वो कुछ ज़रा सेहत उनकी ख़राब होने लगी। एक बहन की हमारी शादी हो गई थी, जी, जी। मेरी मुझसे छोटी बहन जो थी उसकी 1983 में शादी हो गई थी। 1984 में माय फादर कोलैप्स इन मार्च, 23 मार्च का दिन था, 23 मार्च 1984। उनके लीवर फेलियर ओह! की जो है वो उनको अटैक हुआ, और वो फिर हम हॉस्पिटल लेके गए उनको, जहाँ पे वो आईसीयू में गए ज़ियाउद्दीन के अंदर, और आफ्टर फ्यू डेज 6 अप्रैल 1984 को उनकी डेथ हो गई। ही वाज ऑन द जॉब। हुँ, हुँ।
56 ईयर्स की एज थी उस वक्त अब्बाजी की, एंड आई वाज 22 जिस वक्त अब्बाजी का इंतकाल हुआ। और घर में सबसे बड़े? दैट्स द टाइम, वो जो पीरियड था, वो टर्निंग पॉइंट आया मेरे पास। वो ऐसे आया कि जिस तरह से मैंने बताया अपने बारे में आपको कि मेरा कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था और बवक्त ज़रूरत पढ़ाई करता था। फिर जॉब मिल गई, तो जॉब में लग गए। जॉब में भी मेरा कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं था जॉब करने के अंदर। मतलब मैं जाता था, जॉब करता था वहाँ पे, मतलब जो सिखाते थे वो सीख जाता था, करता था काम अपना। अब्बा जी के इंतकाल के बाद जो है वो माशाल्लाह हमारे 7 बहन-भाई, अम्मी और घर हमारा अपना था शुरू से ही। अब्बा जी का मतलब पहले भी उन्होंने अपना घर खरीदा हुआ था, फिर बाद में भी अपना घर खरीद लिया था, तो हम वहीं पर ही हमारी रहाइश थी। लेकिन ऑफ कोर्स खाली घर तो नहीं होता, और चीज़ें होती हैं साथ में, बहनों की पढ़ाइयाँ हैं, भाइयों की पढ़ाइयाँ सही बात हैं, है। और खुद मेरी भी। अच्छा, मुझे उसके बाद फिर मैंने तो खैर क्या, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और एक समझ दी कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा हिसाब किताब। देन आई मेड माई सेल्फ सीरियस। मैंने क्रिकेट को भी काफ़ी हद तक खैराबाद का, हाँ। स्लो किया, मतलब खेलना तो बंद नहीं किया था, लेकिन स्लो कर दिया था बहुत ज़्यादा। फिर हमने अपनी टीम बना ली थी यूरोपियन एशियन बैंक की, वहीं से खेला करते थे। और फिर तर्क मैंने पूरी करते थे। उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद मैंने एक हमारी टीम आई थी रीजनल हेड ऑफिस सिंगापुर से, यूरोपियन एशियन बैंक की, तो उन्होंने मुझे अपने साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया, और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि ये जो लॉ की चीज़ें हैं, जो कि मैं अगर क्रिएट का काम देखता हूँ, और तो फिर मैंने लॉ किया। 1986 में मेरा लॉ हुआ। कौन से कॉलेज से? मैंने किया था एसएम लॉ कॉलेज से। मैंने वहाँ से एलएलएम किया था। हाँ, मैंने एसएम लॉ कॉलेज से लॉ किया, और फिर उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमबीए अच्छा। ड्यूरिंग द जॉब। और उसका यकीनन जो रिवॉर्ड्स होते थे पढ़ने के और उसके करने के, वो सब वहाँ पे होते थे। और वो जो जॉब थी यूरोपियन एशियन बैंक की, उसने मुझे बहुत सीखा। बाद में वो अच्छा, बैंक इसका नाम कन्वर्ट, कुछ बदला था क्या? वही हाँ, कन्वर्ट हुआ था, क्या नाम था इसका? इसका यूरोपियन एशियन बैंक से इसका नाम कन्वर्ट हो गया था डॉशे बैंक। अच्छा 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 अच्छा, डॉइचे बैंक, हाँ। डॉशे बैंक जो था, ये जर्मन हाँ बैंक है बहुत हाँ, बड़ा। सही सही, पहले हाँ। इसका नाम यूरोपियन एशियन बैंक था। जब मैंने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग माय जॉब, द नेम हैज बीन चेंज टू डॉशे बैंक। तो ड्यूरिंग जॉब आपने कोई बैंकिंग के डिप्लोमा वगैरह भी किए क्या? मैंने बिल्कुल पार्ट 1 किया था मैंने, लेकिन पार्ट 2 मैंने कंप्लीट नहीं किया आईबीपी का। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली। मेरा आई लूज माई इंटरेस्ट, और फिर मैंने, लेकिन वहाँ पे जो सीखा काम को, जिस तरह से ऑपरेशंस का जो सही मायने में जो जिसे कहते हैं ना कि स्टार्ट पॉइंट था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, वो डॉशे बैंक की ट्रेनिंग थी। यानी मुलाजमत आपकी तालीम में हायल नहीं हुई, आप हाँ, किसी न किसी अंदाज में आपने मुलाजमत में भी तालीम को बिल्कुल, कंटिन्यू रखा और एलएलबी किया, एमबीए किया। बिल्कुल। और और ये बात जाहिर करती है नौजवानों के लिए भी है कि बाप कमाई पे सारे पढ़ लेते हैं। असल चीज़ ये है कि आप कमाई पे भी पढ़ते रहना चाहिए, और मुलाजमत मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तालीम का सिलसिला बंद कर दें। हाँ, और इसका मतलब, और ये मेरा जो एमबीए किया है मैंने, ये मेरा कंप्लीट हुआ है शादी के भी 1 साल के बाद। हम्म आई गॉट मैरिड इन 1988। हम्म फिर मेरी शादी हुई 1988 में। माय वाइफ इज आल्सो केमिस्ट्री के अंदर, वो भी उन्होंने पोजीशन ली थी ग्रेजुएशन के अंदर। और थ्रू आउट लाइफ, पहले जो ज़िंदगी के अंदर पहला जो पोर्शन गुज़रा, वो तो घर वालों के साथ, अम्मी और इसके साथ था ही हिसाब किताब, अम्मी और अब्बा जी के साथ। फिर बाद में तो नो डाउट जो लाइफ रही है उसके अंदर अतिया का कंट्रीब्यूशन बहुत हम्म स्ट्रांगली रहा है मेरे साथ, माय हम्म। वाइफ अतिया। क्योंकि जिस तरह से अब डॉशे बैंक के अंदर भी हमारे जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं होता था। हम्म। मतलब रात को देर देर से आना, नहीं, वो तो हमने ये प्लस, सुना था कि लोगों के बच्चे ऐसे बड़े होते हैं हाँ, और हमारे बैंक बच्चे वालों के बच्चे ऐसे एग्जैक्टली, बड़े होते हैं। बिल्कुल। सोते छोड़ा सोते आए। फिर 1992 के अंदर आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम चेस मैनहट्टन बैंक। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, इसको अभी यहीं पे रोकते हैं। अच्छा, अगले हिस्से में लेके चलते चलिए हैं। ठीक है। 2 तक इसको खत्म करते हैं।